हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पेपर जो 29th को हुआ है उसका केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। तो पहले पेपर 1 का करते हैं। तो मेरे पास पेपर 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेक्शन 1 में आपके पास हैं टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और ये आपने क्या है, मल्टी करेक्ट है सारे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है कि आपके पास एक कंटेनर में इक्वल मास है हीलियम का और मीथेन गैस का, और फिर बोला गया है कि एक स्मॉल पिन होल जो है उस कंटेनर में कर दिया गया है। अब स्टार्टिंग में जब गैसेस, भाई कंटेनर में आपके पास दो गैसेस हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें होल करोगे, अंदर कुछ प्रेशर था तो बाहर गैसेस क्या होंगी, इफ्यूज होंगी। तो बाहर जब इफ्यूजन होगा तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग में जब इफ्यूजन होगा तो क्या मास का रेशियो होगा हीलियम और मीथेन का। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम यूज करेंगे बच्चों ग्राउंड्स लॉ। तो आपसे पूछा गया है, आपको दिया क्या गया है, दिया गया है कि भाई हीलियम का और आपका मीथेन का जो मास है वो क्या है, बराबर है। तो लेट्स अज्यूम मास इज x। ओके, नाउ यूजिंग ग्राउंड्स लॉ व्हाट वी कैन से इज हमें ये पता है कि यार आपका जो रेट होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मीथेन। योर रेट इज बेसिकली नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड ना इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रूट ऑफ मोलर मास। सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, तो यहां से आपका एरिया और टेम्परेचर तो क्या है, कुछ दिया नहीं हुआ है ना। तो ये तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, क्योंकि जो ऑफिस का एरिया है दोनों गैसेस वहीं से बाहर निकल रही हैं और टेम्परेचर सेम कंटेनर में आपके पास क्या है, दोनों गैसेस हैं। तो आपके पास बचता है पार्शियल प्रेशर और मोलर मास। मोलर मास तो हमें पता है दोनों का अलग अलग है। पार्शियल प्रेशर बच्चों आपका होगा, पार्शियल प्रेशर आपका होगा भाई टोटल प्रेशर कंटेनर में इनटू आपका मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का, राइट। तो मोल फ्रैक्शन आप देखोगे तो वो क्या है मोल फ्रैक्शन में। अब क्योंकि इनका मास सेम है तो इनके मोल्स क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इनका मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या आएगा, इनके मोल्स का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, भाई पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा हीलियम का, तो ये आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इनटू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। अब देखिए आपका रेट क्या होगा, इन्होंने पूछा क्या है कि जो मास इफ्यूज होगा, हमारे पास रेट है तो रेट आपका क्या कह सकते हो, आपकी वॉल्यूम जो निकल रहा है उस ऑरिफिस से, है ना, पर यूनिट टाइम, और नंबर ऑफ मोल्स कमिंग आउट ऑफ दैट ऑरिफिस पर यूनिट टाइम। सो इफ वी टेक द नंबर ऑफ मोल्स व्हाट वी कैन से इज कि नंबर ऑफ मोल्स, राइट, ऑफ हीलियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, दिस रेशियो वुड बी partial pressure of helium would be mole fraction, right, mole fraction of helium, let's denote it by Y. So mole fraction of helium divided by mole fraction of CH4 into total pressure that will cancel out into ये कितना जाएगा CH4, right, molecular mass of CH4 is 16, helium is 4. What you will get is molar, ये क्या है, this is mole fraction of helium, this will be moles of helium, right, moles of helium divided by total moles, again divided by moles of CH4 divided by total moles. So total moles will cancel out into this is nothing but root 4, right. और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका मोल्स का रेशियो हीलियम का ये होगा कि मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH4 कमिंग आउट डिवाइडेड बाय 16, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस रेशियो, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH4. From here what we can say is this is coming out to be moles of helium by moles of CH4 into 2. This is nothing but again your moles of helium would be x by 4, right. So this would be x by 4 into x, because given mass is same, molar mass is different, this would be x by 16 into we have 2, right, x cancel out, this is 4, this is nothing but 8. But this is 8 is what the ratio of moles of helium and your methane, right. But we have to calculate the mass. So what would be the mass, your mass would be
So mass of helium coming out of that office divided by mass of CH4 would be nothing but 8 divided by your what 4. This would be 2 by 1. और हमें निकालना क्या है, हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शंस आपके गलत हैं. तो हमारा करेक्ट कौन सा है बच्चों, करेक्ट आया 2:1. तो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8:1, बी में है 1:8 और आपके डी में है 1:2. तो आपका सी करेक्ट है, ए बी डी आपकी क्या है बच्चों गलत है. तो करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए बी एंड डी. चलिए चलते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया है रेस्ट से बाय v वोल्ट्स और अपने को एक ग्राफ दिया है बिटवीन डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ. अच्छा, तो यहां पे हम दो चीज यूज करेंगे, एक आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा यूज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ वाली अपनी रिलेशनशिप. तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. आपको ग्राफ दिया गया है बिटवीन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और 1 बाई आपका डेल्टा लैम्डा एंड दिस इज नथिंग बट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 पाई. दिस मींस तो आपका स्लोप जो है दैट इज tan थीटा, इट वुड बी नथिंग बट डेल्टा x बाई 1 बाई डेल्टा लैम्डा. सो दिस वुड बी delta x into delta lambda is tan theta and that is equal to 1/2 pi. Okay, this is what is given to us. अब क्या करना है हमें, we have to calculate the value of v by which the electron has been accelerated, right? Okay, we know by Heisenberg uncertainty principle that the position and momentum of a particle cannot be calculated simultaneously, right? The exact position and momentum of a particle cannot be calculated at the same time. So what he said is that delta x uncertainty in position of a particle into delta p, this is momentum, this would be greater than equal to h/4 pi. ठीक है, यहां से आप क्या कीजिए और डी ब्रोगली से, right, because we need lambda as well, right? So from de Broglie's equation we know lambda is nothing but h/p. Okay, from this equation what we can say is your p is nothing but h/lambda. If we calculate del p from here, it would be delta p would be nothing but h/lambda square into delta lambda, right? डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो ये आपका आ गया h/delta lambda, h/lambda square into delta lambda. ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो दिस वुड बी डेल्टा x into h/lambda square into delta lambda would be greater than equal to h/4 pi. Okay. एक और चीज आपको जो दी हुई है, अगर हम ये देखें आपको दिया हुआ है मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ. मिनिमम क्यों दिया हुआ है, अगर हम देखें अपने पास क्या है, तो अपने पास यहां से क्या आ रहा है डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा. आप यहीं से देख लीजिए कि योर डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, राइट? एंड योर p इज, और यहां से अपना क्या आया बच्चों, यहां से अपना आया है डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर h/4 पाई इंटू योर लैम्डा स्क्वायर, राइट? तो इन्होंने बोला है कि अगर आप इसको फिक्स कर दोगे, ठीक है, तो फॉर ए पर्टिकुलर डेल्टा x you will have lambda x greater than equal to, you will have lambda x greater than equal to h/4 pi into delta x lambda square. तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन इन्होंने मिनिमम बोला है, मतलब कौन सी कंडीशन ले रहे हैं हम, इक्वल टू वाली कंडीशन को हम यहाँ पे बच्चों ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, दिस इज इक्वल्स दिस. आई होप आपको समझ में आया होगा. इन्होंने बोला है कि आपको जो ग्राफ दिया गया है वो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ है. किसी एक डेल्टा x के लिए आपके पास जो डेल्टा लैम्डा आएगा, अगर आप x को फिक्स करोगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी जो आएगी लैम्डा में, वो आपकी क्या है बच्चों, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई. लेकिन हमें मिनिमम अनसर्टेनिटी चाहिए, मतलब वी विल टेक h/4 पाई वाला थिंग, राइट? तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अब आपको दिया हुआ है तो ये वाला क्या हो गया आपका, डेल्टा x इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/4 पाई इंटू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई h. h cancels out. This is already given to us, that is 1/2 pi, right? So 1/2 pi would be equal to lambda square by 4 pi. Your lambda square comes out to be √2.
sorry, lambda comes out to be √2. Okay, but we have to calculate the potential, right? We have to calculate the V. Do we know the relationship between lambda and V? Yes, we have. We know that your lambda is nothing but 150 by V angstrom, right? तो यहां से आप लगा दीजिए, और lambda is nothing but √2. So basically your 2 is 150 by V, and your V will come out to be 150 by 2, that is nothing but your 75. So 75 volts, right? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों, that is correct. और आपसे क्या पूछा गया था? The value of V. So your answer would be A. ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉलिड स्टेट से है, और इसमें आपको एक एफसीसी क्रिस्टल दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में मेजरली जो पूछा गया है वो आपको बेसिकली वॉइड्स के साथ इसमें जो है खेलना है कि भाई ऑक्टाहेड्रल कहां पे, टेट्राहेड्रल कहां पे, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, टेट्राहेड्रल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पे निकालनी है. तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल कहां पे है, ठीक है. बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए वो कितने डिस्टेंस पे कहां से जो है सिचुएटेड है, ताकि आप डिस्टेंस जो है उनके बीच की निकाल सको. तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. आपको एफसीसी क्रिस्टल दिया हुआ है, ठीक है, और सबसे पहला आपसे पूछा गया है कि भाई साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज मोर देन टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? तो अपने को पता है यार ऑक्टाहेड्रल कितना होता है अपना, ऑक्टाहेड्रल का अपना होता है 0.414 into r, और आपका टेट्राहेड्रल का जो होता है बच्चों वो होता है 0.225 into r. तो यहां से तो क्लियरली दिख रहा है मुझे कि भाई जो ऑक्टाहेड्रल है वो टेट्राहेड्रल से ज्यादा है. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों करेक्ट है. आप निकाल भी सकते हो, भाई कैसे निकालेंगे? अगर आपको ऑक्टाहेड्रल निकालनी है तो क्या होगा, आपके ये हो गए आपके 4 एटम जो सेम प्लेन में है, एक इनके ऊपर होगा और एक इनके नीचे होगा, बीच में जो वॉइड बन रही है बच्चों वो होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. अब अगर हमें इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे, इस डायगोनल के अलोंग आप इसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है. तो क्या आएगा आपका, दिस इज नथिंग बट √2a, ठीक है, और हमें निकालनी है ये रेडियस. तो पहले ये डायमीटर निकाल लेते हैं, कितना होगा, आप ये दोनों रेडियस घटा दीजिए, ठीक है, -2r, और यहां से आपके पास रिलेशनशिप है दैट a इज नथिंग बट योर 2r. तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, √2a - a, दैट इज नथिंग बट √2 - 1 into a, राइट? ये तो आपका क्या है बच्चों, डायमीटर है, रेडियस निकालना है तो by 2, so that would come out to be 0.414, and a is 2r into 2r divided by 2 will give you 0.414 into r, ठीक है. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द टेट्राहेड्रल वॉइड एज वेल, ठीक है. यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम चला जाएगा. तो पहला वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है. दूसरा अपने निकालना है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज √3a/2. अगर आप ध्यान से देखो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होती है बच्चों, तो कहां पे होती है, अगर आपका ये एक एफसीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास क्यूब है, हमें दी हुई है एफसीसी, ठीक है. एफसीसी दी हुई है मतलब आपका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर वाले फेस की इधर ना, सारे कॉर्नर्स पे हैं, और आपके बच्चों फेस के सेंटर में आपके पास एक एटम आपके पास है, ठीक है. अब देखिए तो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे बनती है, टेट्राहेड्रल आपकी हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स आपके एफसीसी में 4 हैं, तो मतलब टेट्राहेड्रल आपकी होंगी 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी होंगी 4. तो ऑक्टाहेड्रल तो हमें पता है कहां पे होती है अपनी, एक बिल्कुल इस क्यूब के सेंटर में है ना, वो अपनी जो बॉडी डायगोनल है, सबसे लंबी जो बॉडी डायगोनल है उसके भी बिल्कुल बीच में आएगी वो वाली. तो आपकी ऑक्टाहेड्रल जो है वो बॉडी डायगोनल पे आएगी बीच में, और आपकी जो ये एजेस हैं, ये जो एज है इस एज पे आपकी क्या है बच्चों, यहाँ पे आपकी ऑक्टाहेड्रल आएगी, ठीक है. अब तो आपकी कितनी एजेस हैं, तो आपकी एजेस है बच्चों कितनी, तो आपकी 12 एजेस, और सबका कंट्रीब्यूशन 1/4. तो आपके 3 तो हैं एजेस पे, एक आपकी सेंटर में, तो टोटल आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी 4. और टेट्राहेड्रल जो है बच्चों वो आपकी कहां पे है भाई, ये वाला आपका कॉर्नर पे है, ठीक है, ये वाला आपका इस फ्रंट वाले फेस के बीच में है, ये ऊपर वाले फेस के बीच में है, और एक जो साइड वाली होगी, इसके साइड वाला फेस जो होगा उसके बीच में है. तो ये और वो साइड वाला और ये चारों मिलके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे बच्चों. वहीं पे क्या है अपनी वही टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो वो अपनी कितनी है, हर कॉर्नर पे कैसी है, तो अपनी कितनी जाएंगी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अच्छा तो कौन सी आएगी मिनिमम, तो एक तो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड, अब आप ना ऐसे निकाल नहीं पाओगे, हमें ये तो पता है कि यार मिनिमम कौन सी आएगी भाई, जो यहां से यहां जो टेट्राहेड्रल अपना डायगोनल जा रहा है, वही डायगोनल, तो उस पे टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी कुछ मान लेते हैं यहां पे आएगी, ठीक है. अच्छा और ये वाला यहां से यहां जो है उस पे कुछ इधर की तरफ आएगी इस कॉर्नर वाली. तो ये जो आपके बीच की डिस्टेंस है, इसको थोड़ा और क्लियर बनाने के लिए हम इधर ले लेते हैं, ठीक है.
और ये, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ये आपकी होगी बच्चों दो टेट्राहेड्रल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन इसको निकालोगे कैसे? अगर आप इस क्यूब के आप क्या कीजिए, इस क्यूब के आप 8 पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है, इस क्यूब के आप 8 पार्टीशन कर दीजिए। तो जैसे ही आप 8 पार्टीशन करोगे तो आपके पास एक सबसे छोटी क्यूब जो होगी, मतलब जो 8 पार्टीशन करने के बाद आपके पास जो क्यूब आएगी बच्चों वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपके पास अल्टरनेट कॉर्नर्स पे, यहां पे आपके पास एक एटम होगा, यहां पे होगा, उसके बाद आपके पास जो एटम होगा वो आपके पास कहां पे होगा, अल्टरनेट, मतलब यहां पे हो गया, तो अब एक यहां पे, और आपके पास बेसिकली अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ऐसे तो आपके पास एक होगा बच्चों यहां पे, और इन चारों से मिलके जो बीच में जो वॉइड आएगी बच्चों वही है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, और हमें पता है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, तो इन चारों से मिलके एक ये हो गया आपका, ये एक उस कॉर्नर पे, एक इस वाले कॉर्नर पे, इन चारों के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड जो आएगी आपकी वो बिल्कुल बच्चों इस सेंटर में क्या होगी, इसके बिल्कुल सेंटर में होगी। तो हम ये कह सकते हैं अगर वो सेंटर में है, ठीक है, और हमने इस क्यूब के क्या किए हैं, बिल्कुल 8 पीसेस कर दिए हैं, तो आपका जो 1/8 पोर्शन है ये, इसकी साइड क्या है अपनी a/2 हो जाएगी इस बार। तो आपकी इसकी जो एज लेंथ है दैट इज नथिंग बट a/2, ठीक है। और अपना जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो अपना बिल्कुल बीच में है, तो इस साइड वाले फेस से कितनी दूर है भाई, बीच में है तो a/2/2, राइट, a/4। तो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड इस वाले फेस से a/4 डिस्टेंस पे है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला जो फेस है मेरा, ठीक है, इससे कितने डिस्टेंस पे मेरी a/4, तो यहां से आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड a/4 डिस्टेंस पे है, तो यहां से ये वाली है, ये भी तो a/4 पे रहेगी, तो बीच में कितने डिस्टेंस इनके बीच की, a/2, राइट। तो पूरी आपके पास a है और वो उधर से a/4 पे सिचुएटेड है, तो आपके पास जो डिस्टेंस बची है बच्चों वो a/2 होगी। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज a/2 एंड नॉट √3a/2। तो ये आपका कौन सा है बच्चों, गलत हो गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में आपको पूछा गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल कहां पे हमने बात की कि भाई आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो आपकी सारी एजेस पे हैं और आपकी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। तो अगर आप सारी एजेस पे बनाने जाओगे सारी एजेस पे हम बनाएंगे तो आपके पास क्या है भाई, इस एज पे है इधर, ठीक है, इस एज पे है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस देखोगे तो कितनी आएगी आपकी, तो वो तो भाई कितनी है, a आ रही है, ठीक है। लेकिन जो सेंटर में है आपके पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो तो a नहीं है, तो ये वाली बच्चों आपकी मिनिमम है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप ऐसे समझिए, अगर इस क्यूब को हम इस वाले हिस्से से आप काट दो इधर से, ठीक है, और फिर आप अगर उस फेस को देखोगे तो आपके पास क्या रहेगा, बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, कि भाई आपके पास यहां पे है और हमने बिल्कुल बीच में से काटा है, तो आपकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां से जा रही है वो वाला प्लेन हमने लिया है, तो बीच में आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं ये वाली आपकी क्या है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अब कितनी होगी ये भाई, ये a है पूरी आपके पास कितनी है, √2a है, और √2a का हाफ ही तो है, तो √2a/2, तो ये होगी आपकी दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इन केस ऑफ एफसीसी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में पूछा गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, गलत बात है, टेट्राहेड्रल नाम ही है उसका, है ना, तो वो कितने हैं साथ में बच्चों, 4 स्फीयर से आपकी क्या सराउंडेड है। यहां भी देख सकते हो आपका 1, ये इस फेस के बीच में 2, इस फेस के बीच में 3, और आपका जो इसके साइड वाला फेस है वो 4th, उसके बीच में 4th, तो उन चारों से मिलकर आपके पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी, तो दैट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर नॉट 6। तो द करेक्ट ऑप्शंस आर योर ऑप्शन नंबर ए एंड योर ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और आपको तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हम देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है एक साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर बच्चों आपको 2 मिथाइलिन ग्रुप इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहां से 2 रिएक्शन पाथवेज गए, एक इन्होंने क्या किया है H2, ठीक है, 1 मोल ओनली,
with nickel and heat, right? और एक इन्होंने क्या किया है, another is your N2H4, your hydrazine, right? This is also 1 mole hydrazine with H2O2 and heat. तो दोनों में प्रोडक्ट कैसे बनेगा हमें ये बताना है। देखिए जो पहला वाला केस है आप में इसका हमें पता है सिन एडिशन होता है, दोनों आपके क्या है निकल की सरफेस पे जाके आपका सबस्ट्रेट एंड योर H2 मॉलिक्यूल दोनों का एडजॉर्प्शन होगा और उसके बाद आपका H2 विल बी कनेक्टेड टू योर H2 आपका क्या है इस सबस्ट्रेट में जाके बच्चों क्या है जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा होगा, अपने पास है ये साइक्लोहेक्सेन और आपके पास है डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, H2 आपका आपने को पता है सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे होती है, तो आप सिन कराने जाओगे तो आपका कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। जब ये इस तरीके से कनेक्ट होगा बच्चों तो आपका जो ये डबल बॉन्ड है ये अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तो रह नहीं सकता है, ठीक है, इसके 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये H2 था, अगर आप इस बॉन्ड को इधर लेके जा रहे हो तो ये वाला आपका इधर और ये वाला आपका बच्चों इधर शिफ्ट होगा, तो बेसिकली आपकी एक 6 मेंबर जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, दिस इज व्हाट यू विल गेट। और जो आपका ये तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 में बच्चों आपका जो N2H4 है योर हाइड्रोजीन विल रिएक्ट विद योर H2H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बच्चों आपका N2H2 डाइएजीन, ठीक है। और डाइएजीन एक बार आपका बन गया फिर आपके पास कैसे रिएक्शन होगी बच्चों, इसमें तो आपकी 6 मेंबर ऐसे ही बन जाएगी, कैसे आपकी ये भी H2 और आप कैसे समझ सकते हो इसको थोड़ा समझने के लिए हम इधर बना लेते हैं CH2, ठीक है, और CH2 और आपका जो N2H2 है ये क्या है आपका H N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अच्छा कैसे कनेक्ट होगा आपका, तो आपका जो H और आपके पास है N डबल बॉन्ड N और आपका ये बच्चों इस तरीके से कुछ कनेक्ट होगा, ये आपकी 6 मेंबर क्या बनेगी अगेन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आपके इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या है बच्चों दोनों हाइड्रोजन आपके पास लग जाएंगे और आपकी N2 गैस यहां से निकल जाएगी, तो यहां से आपकी N2 गैस निकल जाएगी और अपने पास फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अपना होगा यहाँ पे आपकी मिथाइलिन और यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों CH3। तो अगर आप देखो, ठीक है, तो ये वाला जो आपका सेंटर है ये आपका क्या है बच्चों कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है तो अब आपका क्या है यहाँ पे आपको R भी मिल सकता है S भी मिल सकता है, तो ये प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज योर ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। और ये वाला जो है इसमें तो कुछ ऑप्टिकल एक्टिव अपने पास ना तो कायरल कार्बन है, ठीक है, और बाकी कुछ भी है ही नहीं, तो इस वाले में आप देखो तो इस वाले में कायरल कार्बन भी नहीं है और इसके अलोंग क्या है आप इसको बिल्कुल इस प्लेन के अलोंग you can cut it down in 2 equal halves, तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ पे जो एडिशन हुआ है वो कौन सा हुआ है बच्चों आपका फाइनली आप देखो तो आपका 1 4 एडिशन हुआ है, एक यहाँ पे लगाया तो एक यहाँ पे लगाया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है बच्चों 1 4 एडिशन और यहाँ पे क्या हुआ है 1 2 एडिशन। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, करेक्ट, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Product of reaction 2 is enantiomeric pair. You will get two products R and S. They are enantiomeric pair, right? So option 2 is also correct. Option number 3 is reaction 1 is 1 2 addition. This is 1 4 addition, not 1 2 addition. So option C is correct, wrong. And option 4 is given as 1 4 addition. This is again 1 2 addition, not 1 4 addition. So your correct options are option number A and option number B. चलते हैं बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो आपको ये होफमैन ब्रोमोवाइट टाइप की आपकी कुछ रिएक्शन है, ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है आपके पास बेंजीन है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, एंड नाइट्रो we know that it's a strong deactivating group, okay, it will be pulling out electron density or out of benzene ring. So and here we are given with C double bond O your NH, right, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है बच्चों KOH एंड योर Br2 विद हीट, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये आपका क्या है बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक, क्योंकि यहां से H+ जाएगा नेगेटिव आएगा, दैट नेगेटिव विल बी इन कंजुगेशन विद योर दिस कार्बोनिल ग्रुप एज वेल एज योर दिस कार्बोनिल ग्रुप, वी हैव अ स्ट्रांग बेस ओवर हियर, तो व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट double bond C your N and
you will have, and basically you will have acid base reaction. Their base and acid will react, it will form water and you will have an ion over here, right? Now this will attack, and we already have nitro group at the para position with respect to this carbon. अब आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास Br2 है, ठीक है? तो आपका जो ये माइनस है, ये वाला आपका यहाँ अटैक करेगा, Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे आएगा आपका Br और C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे आपका रहेगा बच्चों NO2 ग्रुप। अब देखिए क्या होगा, अब आपका जो KOH जो OH माइनस है, OH माइनस अब दोबारा आपको क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा। लेकिन कहां अटैक करेगा, कौन से वाले कार्बन पे, इलेक्ट्रोफिलिक कौन ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा है, ये NO2 क्या है, इसकी पैरा पोजीशन पे है, तो इस पे क्या है ज्यादा डेल्टा प्लस क्रिएट हो रहा होगा, तो OH माइनस आपका बच्चों इस वाले सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ना कि इस वाले सेंटर पे। तो OH माइनस आपका वहां अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और जैसे ही अटैक करेगा आपका बच्चा ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर की तरफ आपका खुल जाएगा, तो आपका N माइनस और आपके पास है बच्चों Br, इधर में आपके पास है बच्चों NO2, ठीक है, और इसके पास माइनस है, यहाँ पे C डबल OH है, तो ऑब्वियसली ये H यहाँ नहीं रहेगा, आपका क्या है H प्लस ले लेगा ये, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा बच्चों NH। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बच्चों आपके पास तो बेसिकली आपको क्या मिल चुका है, बेसिकली व्हाट वी हैव इज वी हैव C डबल बॉन्ड O माइनस एंड वी हैव C डबल बॉन्ड O NH Br एंड वी हैव NO2 ग्रुप over here। अब हमें पता है ये क्या चल रहा है बच्चों, अगर आपके पास जब अमाइड होता है RCONH2 और इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, KOH Br2, अपना क्या होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, राइट भाई, ये OH माइनस जाके यहाँ का H प्लस निकालता है, आपके पास एक H प्लस जाएगा, आपका Br लगेगा, फिर दोबारा दूसरा H प्लस जाएगा, तब क्या होगा आपका बच्चों, ये अल्काइल पार्ट यहां से शिफ्ट करता है, ये इधर जाता है, राइट, तो आपका वहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड होगा, तो बेसिकली आपका जो ये अल्काइल पार्ट है, और हॉफमैन ब्रोमाइड आपका बच्चों क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर है ये रीअरेंजमेंट, और इसमें आपका अगर इसमें आपके क्या है मॉलिक्यूल का, अगर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री S है तो S रहेगी, आपकी R है तो R रहेगी, इन्वर्जन नहीं होता है बच्चों, क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर तो क्या होगी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, रिटेंशन वहां पे बच्चों होगा, तो जैसा है आपको वैसा ही मिलेगा, तो ये वाला आपका ग्रुप क्या करेगा बच्चों, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड यहां से आप करवाओगे तो मिलेगा आपको ये वाला, और क्या होगा आपको मिलेगा NO2, यहाँ पे आपके पास है CO माइनस और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों NH2, राइट, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये दिया हुआ है बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखो तो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, बिल्कुल इंट्रामोलिकुलर ही रीअरेंजमेंट हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, और इट इन्वॉल्व्स एसिड बेस एंड SN-AE रिएक्शन। तो अगर आप देखो तो पहली वाली जो आपकी थी ये एसिडिक था, ये बेसिक था, एसिड बेस रिएक्शन आपकी हुई है, और ये वाला जो आपका जो कहां पे OH माइनस ने ये जो अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, तो आपका ये क्या है, SN-AE क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वाया एडिशन एलिमिनेशन। तो OH माइनस पहले आपका ऐड हुआ है, फिर आपका ये बॉन्ड क्या है, इधर से एक तरह से कह सकते हो कि एलिमिनेट हुआ है, तो आपका एडिशन है, एलिमिनेशन है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है और आपका क्या हुआ है बच्चों, पहले एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, तो ये SN-AE भी है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है बच्चों, करेक्ट होगा, ठीक है। SN-AE आप और समझ सकते हो कैसे होते हैं आपके SN-AE, जब आपके पास मान लो जो कुछ इस तरह का होता है RCO और आपके पास लिविंग ग्रुप है, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो पहले क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है, एक आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा टेट्राहेड्रल, यहाँ पे O माइनस आएगा, वो माइनस जब दोबारा आएगा तो आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो पहले एडिशन हुआ है देन एलिमिनेशन, द सेम थिंग हैज हैपेंड ओवर हियर, योर OH माइनस अटैक्ड दिस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, सो फर्स्ट एडिशन देन दिस बॉन्ड ब्रेक्स आउट एंड दैट इज काइंड ऑफ एलिमिनेशन, सो this reaction has proceeded via SN-AE mechanism, so you can say B, C, D and are correct options. Moving forward to question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, आपको फिनोल दिया है, ठीक है, फिनोल पे क्या करवा रहे हैं, ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, अपने को पता है क्या बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उसके बाद अगेन Br2 एक्सेस में और वाटर दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद ए कॉम्प्लेक्स,
है ना, ये सब अपने को दिया हुआ है। और क्या पूछा है आपसे, पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आपको दिया गया है फिनोल, राइट, फिनोल विद ब्रोमीन वाटर Br2H2O, क्या मिलेगा हमें? तो ब्रोमीन विद पोलर सॉल्वेंट अपना क्या मिलेगा बच्चों? अगर वाटर है पोलर सॉल्वेंट आपका तो OH और अपना Br तीनों पोजीशन पे जो है चला जाएगा, राइट। क्योंकि आपके पास यू विल हैव सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ Br+, राइट। तो अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक कंसंट्रेशन काफी होगा तो आपका तीनों पोजीशन पे जो है Br+ जाके लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये रिएक्शन आपकी न्यूक्लियोफिलिक तो है नहीं, तो पहला वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड दिस इज अगेन इक्विलिब्रियम विद double bond your Br over here, Br over here, Br and OH। तो स्टेटमेंट 1 इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिनोल, सही बात है, इन विच white PPT is formed rapidly। बच्चों आपका जो ये है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, ये आपकी बच्चों क्या है पीपीटी की फॉर्म में white PPT आपकी क्या है बच्चों ये मिलती है हमें। तो ये तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर 1, तो आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है आपका, यहाँ पे Br+ जो है वो आपके H+ को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी देखिए आप, इन वाटर फिनोल डीएसोसिएट इनटू H+ एंड फिनोक्साइड आयन, बेंजीन रिंग इन फिनोक्साइड आयन इज हाईली एक्टिवेटेड व्हिच रिपीटेडली रिएक्ट्स विद Br2 इन वाटर। बिल्कुल, तो आपको 3 ब्रोमोनियम 3 Br जो आपके लगे हैं वो क्यों लगे हैं? क्योंकि आपका क्या है ये फिनोल वाटर में आपका डीएसोसिएट होगा किस किस में, आपका O- और आपको यहाँ पे H+ मिलेगा इस फिनोक्साइड की वजह से। ये फिनोक्साइड जो आपका है अब क्योंकि O- आया तो ये क्या है आपका और ज्यादा प्लस एम बच्चों यहाँ पे क्या करेगा शो करेगा, तो आपकी रिंग काफी एक्टिवेट हो चुकी है और ड्यू टू दिस एक्टिवेशन ओनली वी आर गेटिंग 3 ब्रोमीन अटैच्ड टू द रिंग। सो स्टेटमेंट नंबर सी इज आल्सो करेक्ट। Statement D is overall it is electrophilic substitution reaction. We have already discussed this. This is correct. So correct options are your A, C and D. Moving forward to question number 7. Question number 7 is from inorganic chemistry. So lone pair of nitrogen is delocalized in, किसमें delocalized है? देखिए यार, अब किसमें होगा delocalized? आपके पास अगर delocalize करना है तो vacant orbital तो होना चाहिए, सीधी सी बात है। पहला ऑप्शन देखो, अब क्या दिया हुआ है आपको ट्राईइथाइलअमीन, तो आपके पास C2H5 थ्राइस N। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो आपके पास N C2H5 लोन पेयर, आपके पास लोन पेयर है लेकिन डिलोकलाइज कहां होगा? कार्बन के पास थोड़ी डी ऑर्बिटल है, तो आपके पास खाली ऑर्बिटल ही नहीं है तो डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो यहां पे डिलोकलाइजेशन बच्चों नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, आपको दिया हुआ है SiH3 थ्राइस N। इस बार आपके पास बच्चों सिलिकॉन है, ठीक है, इसके पास आपके पास क्या बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इस बार आपका जो लोन पेयर है वो सिलिकॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में जा सकता है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी ना, ये बैक बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है तो हम क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन क्या है बच्चों डिलोकलाइज्ड है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी की आप बात करोगे तो आपको दिया गया है H3SiNCO, इसका स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे तो कैसा होगा बच्चों सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन के साथ आपके 3 H और यहाँ पे आपका क्या है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो आपके पास जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास और सिलिकॉन के पास क्या अगेन डी ऑर्बिटल है, तो अगेन बच्चों यहाँ पे क्या होगी एक बैक बॉन्डिंग टाइप की आपकी यहाँ पे होगी, तो अगेन क्या हो रहा होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे डिलोकलाइज्ड हो रहा है। अगर आप बात करो ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है बच्चों H2B और आपका NH2, तो हमें तो पता ही है यार बोरॉन के पास तो एक अपना क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो यहाँ पे भी बच्चों डिलोकलाइज्ड है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो रहा है, तो करेक्ट कौन से हो गए बी सी एंड डी। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका अगेन इनऑर्गेनिक का है क्वेश्चन, ऑप्शन 1 में पूछा गया है, आपको बताना है किसमें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक गैस आपके प्रोडक्ट में निकल रही होगी, ठीक है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मतलब आपकी O2 N2 Cl2 इस टाइप का कहीं पे आपको अगर मिल रहा होगा तो क्या होगा बच्चों, है ना, होमोन्यूक्लियर, आपका एक ही न्यूक्लियस है ऑक्सीजन, ठीक है, और डायटोमिक है आपकी दो एटम्स मिलके क्या है ये बना रहे हैं। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड विद MnO2 कैटलिस्ट, तो पोटेशियम क्लोराइड इज नथिंग बट KClO3
और इसको अगर बच्चों अपन हीट करेंगे MnO2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या होगा, आपको मिलता है KCl प्लस 3O2, राइट। बैलेंस कर लेना है इस इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा बच्चों ये KCl प्लस 3O2। तो आपको डायटोमिक गैस क्या यहाँ पे मिल रही है, तो ये तो क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। आपको बोला डिसॉल्विंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर के आप रिएक्शन कराओगे। आपने को बताया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या अपना, भाई ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये अपना क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो अपना क्या बनेगा बच्चों, एसिड बनेगा पानी में डालेंगे तो। लेकिन ये आपका +4 में है और नाइट्रोजन के पास +4 वाला कोई है नहीं। आप देखो है ना, अगर आप देखो भाई HNO3 वगैरह आपके जो हैं तो वो आपके क्या है, उसमें +4 वाला आपके पास नहीं है। तो बेसिकली ये बच्चों आपका यहां से डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, तो ये आपका एक जाएगा हायर वाली में HNO3 प्लस आपका ये जाएगा बच्चों HNO2, तो आपका नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रस एसिड आपको मिलेगा। तो ये वाला आपका चला गया है +5 में, ये चला गया है +3 में। तो +4 वाला क्योंकि अपने पास बच्चों है ही नहीं नाइट्रोजन का, तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 मिलेंगे। तो ये वाला क्या है बच्चों आपका, इसमें अपने को नहीं मिली है डायटोमिक गैस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी इज NH4NO3, दिस इज हीटेड, ठीक है। इसको हीट करोगे तो क्या होगा, तो भाई आप मैक्सिमम नंबर वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, 2H2 निकाल सकते हैं। 2H2 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, N2O प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या है, यहां पे बच्चों आपको क्या नहीं मिली है, मोनोएटॉमिक, आपको डायटोमिक होमोन्यूक्लियर गैस नहीं मिली है, ठीक है। 2 एटम्स आपके यहाँ पे हैं, तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में आपके पास है रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन गैस और आपका CuCl2 कैटलिस्ट। यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, HCl प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अब ऑक्सीजन आपका 0 में है, क्लोरीन आपका -1 में है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्लोरीन का आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो आपको मिलेगी बच्चों Cl2 प्लस H2O। तो Cl2 आपका भाई क्लोरीन -1 से 0 में चला गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया है, और आपकी ऑक्सीजन 0 से चली गई है -2 में, वहां पे रिडक्शन हुआ है। तो क्लोरीन आपको डायटोमिक गैस आपको मिल चुकी है। तो करेक्ट आपके कौन कौन से बच्चों, ए में मिला है और डी में मिला है। सो योर करेक्ट ऑप्शंस वुड बी ए एंड डी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। क्या पूछा गया है, आपको पूछा है, आपके पास निकल का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और आपको अब अलग अलग केसेस दिए गए हैं कि भाई निकल के साथ आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, 4 होंगे या 6 होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो अपने को यहाँ पे बतानी है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है एक मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज निकल, number of ligands are unknown, okay, nickel is in +2 oxidation state and charge on the complex can be ±x, okay। अब पहला केस इन्होंने दिया है कि आपका लिगेंड है NH3, राइट, और n = 6, आपको बतानी है मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या होगी। देखिए, तो हमने क्या कहा, आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका है NH3 और क्योंकि निकल पे चार्ज +2 है, इस पे तो चार्ज है नहीं, तो आपका ये +2 में रहेगा, ठीक है, ये +2 में है। अब देखिए, तो इसका आप लिखने जाओगे तो निकल का क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, और +2 किया तो s वाले निकल जाएंगे, तो 3d8 है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन 3d8 में भी अगर आप पेयरिंग कराओगे भी तो भी आपको d का एक ही मिलेगा। अगर आपको इनर दोनों यूज करने भी है तो आपका D2sp3 अगर आपको चाहिए तो d के 2 चाहिए खाली। यहां से अगर पेयरिंग भी कराओगे तो d का एक ही मिलेगा, तो बच्चों पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि जब फायदा ही नहीं हो रहा तो फालतू पेयरिंग कराने में एनर्जी वेस्ट क्यों करनी है। तो क्या होगा, बेसिकली आपका यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग करा के भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, D8 आप भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो आए बच्चों वो आए हैं 2, और मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालने जाओगे तो √n × n+2 दैट इज नथिंग बट योर √8, राइट। तो पहले ऑप्शन में दिया है √8, हाँ, ये आपका क्या है बच्चों, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की आप बात करोगे, आपको दिया गया है भाई आपका इस बार लिगेंड जो है वो है आपका क्लोराइड, तो आपका लिगेंड है क्लोराइड और आपके जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है वो है 4। तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा NiCl4, क्योंकि निकल पे +2 चार्ज है। इस बार क्या है, आपके क्लोराइड पे -1 है, तो आपके कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल आएगा बच्चों -2, ठीक है। आई होप ये सब आप कर सकते हो। तो -2 आया, इसको आप अगर लिखने जाओगे तो आपका क्लोराइड क्या बच्चों, एक वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। तो अगेन सेम चीज, इसका ग्राउंड स्टेट में होता है 4s2 3d8, तो +2 चार्ज में आप जाओगे तो यहाँ पे आपके s के दोनों निकल जाएंगे, D8 आया है लेकिन वीक फील्ड है, तो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, तो आपका सेम केस बच्चों यहाँ पे बनेगा। तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहाँ पे भी 2 ही आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे, तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी, अगेन √8 ही आएगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। आपका जो
लिगेंड है वो है इथिलीन डाइमीन। तो अगर आप इथिलीन डाइमीन लोगे और आपको बोला गया N=3, अपने को पता है ये क्या है बच्चों, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको आप ऐसे समझिए, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे दो डोनर है, एक वाले एक लिगेंड में। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे क्या है, बेसिकली 6 ही आपके हैं, 3 दिए हुए हैं, एक में 2 है, तो आपके बेसिकली ये 6 हो गया। अब है निकल का कॉम्प्लेक्स, इस पे भी चार्ज नहीं है, निकल +2 में ही है ना, वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आपके पास बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बन रहा है निकल। ठीक है, और आपके पास क्या बन जाएगा, इथिलीन डाइमीन, इसके 3 और आपके कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज। अब यहाँ पे आप लिखने जाओगे सेम आएगा बच्चों, क्या आएगा, 4s2 3d8 +2 करोगे आपके पास 3d8। अब आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन 3d8 करके भी तो फायदा नहीं है, पेयरिंग कराओगे अगेन आपको 1d मिलेगा अंदर वाला। मुझे D2sp3 के लिए अब मुझे 2d चाहिए, तो मैं पेयरिंग क्यों कराऊंगा, मेरा पेयरिंग कराने से फायदा ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 तो नहीं आएगी, तो ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 की बात करोगे, आपका लिगेंड है साइनाइड और N=4। ठीक है, तो इसी में क्या दे दिया इस बार, आपका लिगेंड है बच्चों साइनाइड, N=4, तो यहाँ पे साइनाइड करोगे, ये कॉम्प्लेक्स आपका बना। तो निकल +2 में है 3d8, लेकिन इस बार क्या बच्चों आपका 4 है। ठीक है, आपके 6 नहीं है, तो 4 ही है, तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अब 3d8 में क्योंकि साइनाइड आपका क्या बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग करा के फायदा हो रहा है क्या, बिल्कुल, dsp2 तो आपका हो ही सकता है ना। ऑक्टाहेड्रल में फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि d8 है, वहां पे एक ही मिलेगा, यहाँ पे तो आपको एक मिलने से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग होगी, dsp2 बनेगा, पेयरिंग होगी तो आपका N=0 आएगा, तो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी बच्चों, 0। तो आपके जो करेक्ट ऑप्शंस हो गए वो हो गए आपके A, B एंड D। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स से आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे करेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, ये एक बार फटाफट देखते हैं। बच्चों बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आपको जो इक्वेशन दी गई है, आपको दी हुई है log k। ठीक है, और k की यूनिट बता दी क्या है बच्चों, सेकंड इनवर्स। अच्छा, इक्वल्स 20 - 6600/t। अब आपको k की यूनिट देख के चमकना चाहिए यार, k की यूनिट जो है वो आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में आपका रेट होता है k इंटू, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कोई भी a। ठीक है ना, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो यहां से आप k की यूनिट अगर निकालोगे, भाई r की यूनिट क्या है आपकी, है ना भाई, मोलैरिटी बाय टाइम, हाँ सेकंड हो गया k, और यहां से क्या आएगा आपका मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी कैंसिल, आपको k की यूनिट क्या मिलती है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड इनवर्स। तो आपकी ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये वाली तो हमें क्या है, इसकी यूनिट देख के चमक गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, तो रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, इसको देखे कुछ, ये क्या है बच्चों, k और t के बीच में रिलेशनशिप दे रही है ये इक्वेशन, तो ये कुछ नहीं, आपकी अरेनियस इक्वेशन है। तो आपकी अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, वो आपको रेट कांस्टेंट और टेंपरेचर के बीच में रिलेशनशिप देती है। योर k इक्वल्स a into e to the power minus ea, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, बाय RT। a आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। अच्छा, अब देखिए, तो अगर हम इसका क्या ले लें बच्चों, अगर आप इसका ln ले लीजिए, ln k इक्वल्स ln a माइनस ea बाई RT, इसको आप log में कन्वर्ट करने जाओगे तो 2.303 log k इक्वल्स आपका 2.303 log a माइनस ea बाई RT। तो बच्चों यहां से हमें क्या मिलेगा, सो योर log k वुड बी नथिंग बट log a माइनस ea बाई 2.303 इंटू r इंटू t, ये है। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो log k इक्वल्स टू, ठीक है, और आपका log a दिया हुआ है 20, और हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो यहां से निकलेगी, तो क्या आ गया आपका ea बाई दिस वैल्यू इक्वल्स टू 6600/t। So 6600/t is EA by 2.303 into R into T. T cancels out, so you would have EA equals 6600 into 2.303. The value of R would be बच्चों
8.314। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए इसने दिया है 55 किलो जूल, तो अगर आप 6600 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 55 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज ये भूल गए हैं, बेसिकली कंफ्यूज किया है। तो अगर आप इसको ln वाली से कर लेते तो आपका आंसर 55 आता है ना, लेकिन log में है इक्वेशन, तो 2.303 भी मल्टीप्लाई होगा तो 55 से थोड़ी ज्यादा, ठीक है, तो उसके 2 टाइम्स से थोड़ी ज्यादा रहेगी बच्चों। तो ये क्या है, दिस वुड बी ग्रेटर देन 55 किलो जूल, कैलकुलेट करना। तो बी आपका क्या है बच्चों, गलत है। हाफ लाइफ बोला गया है एट 300 K इज 69.3 सेकेंड। अच्छा, तो हमें क्या बताना है, हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप हाफ लाइफ लिखोगे क्या होता है, ln2/k, ठीक है, और k आप निकाल सकते हो 300 पे, कितना आएगा, t की वैल्यू 300 रखो यहाँ पे, तो 300 केल्विन ही बोला है, हाँ बिल्कुल। तो ये कितना हो गया बच्चों आपका, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 22। तो आपका आ गया बेसिकली -2। सो log k इज -2। अगर आपका log k -2 है, log k -2 है, तो k आपका कितना आ जाएगा बच्चों, k आपका आ गया 1/100, ठीक है। k को आप 1/100 रखिए, तो ये क्या हो गया ln2/1/100, और ये आ गया आपका 0.693 into 100, दैट इज नथिंग बट 69.3 और आपका सेकंड। तो हाफ लाइफ वाला ऑप्शन क्या करेक्ट है, सो ऑप्शन सी क्या है बच्चों, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, द लोएस्ट पॉसिबल लिमिट ऑफ हाफ लाइफ इज 6.93 into 10⁻21 सेकंड। अच्छा, अगर मुझे हाफ लाइफ की लोएस्ट वैल्यू चाहिए तो मेरा k क्या होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपको k मैक्सिमम चाहिए, ठीक है भाई, इस वैल्यू को अगर मुझे मिनिमम करना है तो मुझे k मैक्स चाहिए, k मैक्स चाहिए, तो यहां से k मैक्स कब होगा, यहां से मैक्सिमम k कितना हो सकता है भाई, 20 में से कुछ घट ही रहा है। अगर उस इक्वेशन को हम दोबारा लिखें तो आपकी इक्वेशन थी log k इक्वल्स 20 - 6600/t। अब अगर मुझे ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ठीक है भाई, k मैक्सिमम होगा तो log k मैक्सिमम होगा, है ना। तो k अगर ज्यादा चाहिए तो मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, यहां तो आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो ये क्या है, कमी होती जाएगी, राइट, ये वैल्यू कम होगी तो 20 में से क्या है, बढ़ती रहेगी। मतलब यार ये देखो कि 20 में से कुछ घट रहा है, तो मैक्सिमम में इसको 0 कर सकता हूं, है ना, क्योंकि टेंपरेचर को आप नेगेटिव तो जो है ना, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। तो आप क्या है, यहाँ पे टेंपरेचर को बहुत ज्यादा कर दोगे तो ये वैल्यू 10 to 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम log के आपको मिल सकता है 20। तो log के आपको मैक्स मिल सकता है 20, तो k आपका हो गया बच्चों 10⁻20 मैक्स, ठीक है। उस वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो आपका हाफ लाइफ जो है वो है आपका ln2/k, तो ln2 है आपका 0.693/10⁻20, और इसको आप लिखने जाओगे तो ये आएगी 6.93 into 10⁻21। तो यही हो सकती है मेरी क्या, लोएस्ट पॉसिबल लिमिट मेरी हाफ लाइफ की, ठीक है, क्योंकि हमने टेंपरेचर को बहुत ज्यादा कर दिया, इस वैल्यू को 0 कराया, हमने log k को 20 मैक्स ले आए। तो बच्चा आपके कौन कौन से सही हो गए ऑप्शंस, फर्स्ट ऑर्डर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी गलत दे रखी है, 2.303 मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 69.3 सेकंड, करेक्ट, एंड ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट। सो योर करेक्ट ऑप्शंस वुड बी A, C and D, A, C and D। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ, जो कि आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के आपके सेक्शन 2 में क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्या बोला गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई एसिड दिया गया आपको, मोलर मास इज 256 ग्राम इन बेंजीन कंटेन्स 5.12 ग्राम ऑफ एसिड पर लीटर। ओके, तो आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर में कितना है आपका 5.12 ग्राम ऑफ एसिड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, व्हाट इज गिवन इज कि जब ये सॉल्यूशन आप एक सरफेस पे गिराओगे, ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का आपको ये दे दिया गया कि उस सॉल्यूशन में 1 लीटर में इतने ग्राम एसिड है, उस सॉल्यूशन को आपने सरफेस पे गिराया, बेंजीन आपका एवापोरेट हो गया, तो आपका एसिड बचा, वो एसिड एक लेयर बना ले रहा है। हमें क्या निकालना है कि अगर हमें 480 सेंटीमीटर स्क्वायर को एरिया को कवर करना है इसकी एक मोनोलेयर से एसिड की, तो कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन हमें यूज करना पड़ेगा, और आपको क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई है, तो टोटल एरिया जो कवर करना है हमें वो कितना है बच्चों, वो है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और आपको बोल दिया गया है कि भाई जो आपके एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, तो एसिड के मॉलिक्यूल जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं दैट इज गिवन एज, तो एक मॉलिक्यूल करेगा कितना, एक मॉलिक्यूल करेगा 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, इसका आपको क्या दिया गया है स्क्वायर। अच्छा, और आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है, वो आपको पता ही है। चलिए अब देखिए कैसे निकालेंगे भाई, हमें कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन चाहिए, हमें टोटल इतना एरिया कवर करना है, ठीक है, और मेरा एक मॉलिक्यूल इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। पहले तो इस यूनिट को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों 0.2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, भाई एक में -9 मीटर, सेंटीमीटर में -7 हो जाएगा, तो ये -14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल एरिया अपने पास इतना, अब एक मॉलिक्यूल कर रहा है इतना एरिया ऑक्यूपाई, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल चाहिए ये कह सकता हूं मैं यहां से, कितने मॉलिक्यूल चाहिए भाई, मुझे टोटल मॉलिक्यूल चाहिए 480 बाई 0.2 इंटू 10 टू द पावर -14, है ना, इतने मॉलिक्यूल मुझे चाहिए। इतने मॉलिक्यूल मुझे कब मिलेंगे, अगर मान लीजिए मैं V वॉल्यूम लेता हूं, तो V वॉल्यूम में कितना ग्राम एसिड आएगा, मेरा 5.12, है ना, V लीटर लिया मैंने, इंटू V इतना ग्राम आएगा, इतना ग्राम आया तो कितने मोल्स आएंगे, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 256 ग्राम, डिवाइडेड बाय 256, इतने मोल्स आए, इतने मोल्स आए तो कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, इनटू Na, 6 into 10 to the power 23 कर दीजिए। तो यहां से बच्चों आप सोल्व कीजिए, अब यहां से सोल्व करोगे तो क्या होगा भाई, यहां पे 2 जीरो आपकी आई, 256 2 जा आ गया आपका ये, ठीक है, और अपनी 2 जीरो से ये इसको 21 बना दीजिए, तो यहां पे आपका क्या आ गया, योर V comes out to be 480 डिवाइडेड बाय 0.2 into 10 to the power -14 into 12 into 10 to the power 21, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा फिर आपका 10 to the power -7 आपका ऊपर में आ गया, एक जीरो और आएगी, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 12 to the 24 करोगे तो आपका कितना आ गया 200 आपका यहाँ पे आ गया है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, दिस वुड कम्स आउट टू बी, ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना 2 into 10 to the power कितना 5, तो इतना लीटर आपको क्या चाहिए होगा बच्चों, सॉल्यूशन चाहिए होगा। आपको पूछा क्या गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ, ओके, द वॉल्यूम इन ml आपको पूछा गया है, ठीक है, तो इतना मेरा क्या आया है बच्चों, इतना मेरा लीटर आया है, ml में कन्वर्ट करोगे इंटू 10 टू द पावर 3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये आ जाएगा 0.02, इतना मेरे पास आ गया ml, ठीक है, तो 0.02 ml, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आसान सवाल था, कुछ नहीं था, यहाँ पे अपने को सिंपल यूनिटरी मैथ्स टाइप की लगानी थी, है ना, ये अपना आ गया। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया वो पूछा गया है, क्या पूछा है, आपको KSP निकालनी है, बेसिकली वहां से वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है AgCl की 1.26 into 10 to the power -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा कैसे निकालेंगे, और आपको क्या दिया हुआ है, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे, ठीक है, आपको इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है किस किस की, Ag प्लस की और Cl माइनस की। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो आपको कैपा दे दिया गया है किसका, AgCl का, और कितना है 1.26 into 10 to the power -6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है किसकी, Ag प्लस की, दैट इज गिवन है 62 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको इन्फिनिट डाइल्यूशन पे ही दी हुई है किसकी बच्चों, क्लोराइड की भी दी हुई है, दैट इज गिवन है 72, यूनिट रिमेन सेम। और आपको दिया हुआ है योर KSP ऑफ AgCl इज समथिंग x into 10 to the power -11, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखिए अब अपने को एक बात पता है कि अगर आप यहाँ पे कोलब्रुक लॉ लगाने जाओगे, ठीक है, कोलब्रुक लॉ क्या कहता है बच्चों, तो कोलब्रुक लॉ कहता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, आपने उसको इन्फिनिट डाइल्यूट किया, ठीक है, उस सॉल्यूशन को, तो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे जो टोटल आयंस की जो मोलर, उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, वो उसके क्या है, जो आपके भाई AgCl तो Ag प्लस Cl माइनस में गया, तो Ag की जो होगी और Cl की जो होगी दोनों के सम के बराबर होगी। मतलब आपका इंडिपेंडेंट आयन जो है वो आपकी कंडक्टिविटी में क्या है, इंडिपेंडेंटली जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। Ag को Cl से कोई लेना देना नहीं है, Cl को Ag से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपली हम क्या कह रहे हैं कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे
तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ AgCl वुड बी सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag एंड योर मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl, ठीक है। तो सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बोथ ऑफ दीज आयंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, ठीक है। और ये कितना जाएगा बच्चों आपका, दिस कम्स आउट टू बी 78 प्लस 62, ठीक है। कितना हो गया, दिस इज 140। अब आप देखिए ये होगी अपनी 140, और हमें ये भी पता है कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है। इस मोलैरिटी को हम क्या बोल देते हैं, सोल्यूबिलिटी होगी आपकी यही। तो आपकी ये जो है ये है आपकी 140, तो 140 इक्वल्स कैपा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैपा, 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1000 बाई सोल्यूबिलिटी। आप सोल्यूबिलिटी निकालिए, यहां से कितनी आई, 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 140। दिस इज योर सोल्यूबिलिटी। हमें क्या निकालना है, KSP। अच्छा, AgCl की आप KSP निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, Ag प्लस प्लस Cl माइनस सोल्यूबिलिटी अगर इसकी क्या है बच्चों, S है तो S, तो आपका KSP क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, ठीक है। हमें S स्क्वायर ही निकालना है, KSP निकालनी है तो क्या हो जाएगा, S स्क्वायर करोगे तो सिंपली सोल्यूबिलिटी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप निकालने जाओगे तो बच्चों कितना मिलेगा आपको, निकालते हैं। तो 126 बाई 140 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई। तो यहां से आप इसको 10 टू द पावर क्या कर दीजिए बच्चों, माइनस 6 कर दीजिए। 14 से कैलकुलेट करते हैं 7, ये आपको कितना जाएगा 63, ठीक है। अच्छा, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया बेसिकली 63 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है। आपको दिया हुआ है x इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो बच्चों ये आप निकालोगे कितना आएगा आपका, तो यहां से आप इसको निकाल लीजिए, कितना आएगा, so 9 into 9, right? So your 81 into 10 to the power minus 12. This is nothing but 8.1 into 10 to the power minus 11. X की वैल्यू बतानी थी तो आपका x क्या हो गया, your 8.1, ठीक है। तो बच्चों ये होगी अपनी x की वैल्यू इन सोल्यूशन ना KSP। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है कि आपका NaCl का डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन आपका है NaCl का, और वो 85% डिएसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फा आपको दे दिया गया है 0.85, और इसने बोला है क्या कि वो सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक है किसके साथ, ग्लूकोज के एक सॉल्यूशन के साथ। अब आइसोटोनिक मतलब बच्चों उनका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उन दोनों सॉल्यूशंस का सेम रहा होगा। तो बस इसमें आपको केवल ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना है ना, टेम्परेचर वगैरह कुछ वेरी हो ही नहीं रहा है आपका। तो सिंपली हमें क्या करना है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन आपको वहां पे इक्वल करना है। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान देखनी है कि आपका आई की वैल्यू जो है, वांट ऑफ फैक्टर आपका यहाँ पे कुछ आ रहा होगा इन केस ऑफ योर NaCl, क्योंकि वो डिएसोसिएट हो रहा है। इन केस ऑफ ग्लूकोज द वैल्यू ऑफ आई वुड बी 1। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है और आपका किसका है बच्चों, है ना, NaCl का है। तो इसका आई तो होगा आपका 1, इसका आई आप निकालने जाओगे, डिएसोसिएट हो रहा है, आई क्या था अपना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। This would be 1 plus your n is 2 minus 1, alpha is 0.85, so this would be 1.85, ठीक है 1.85, ठीक है। ये आपका I हो गया, और हमें पता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज नथिंग बट पाई इक्वल टू आई सी आर टी, दोनों के लिए सेम होंगे। तो I ग्लूकोज इंटू C ग्लूकोज इक्वल टू योर I NaCl इंटू आपका C NaCl, ठीक है। I is 1, तो योर concentration of glucose would be your I is nothing but 1.85 and your concentration is बच्चों 0.1 normal। और normal तो अगर आप देखो normality is nothing but molarity by बच्चों n factor, और यहाँ पे n factor would be your cation, charge in cation is +1, right? So this would be simply 1, so normality and molarity will be equal in this case. So simply we can assume this is molarity only, right? So you will get 0.185 as concentration of glucose, right? लेकिन किसमें पूछा है बच्चों, ग्राम पर लीटर में, आपसे पूछा है ग्राम पर लीटर में, तो ये तो आपके क्या है, ये तो मोल्स पर लीटर में आया है। तो concentration of glucose in moles per liter is 0.185। अगर इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर लीटर में, आप ग्लूकोज के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो होता है बच्चों आपका 180। तो 180 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, चलिए भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 185 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, ये
आई थिंक ये आपका 33.3 आएगा, राइट। तो आप ये कैलकुलेट करना बच्चों। चलो एक बार करके भी देख लेते हैं। 185 इंटू 18 है ना, 90 9 144 9 153 और 153 15 18 15 33, यस 33.3। तो आपका क्या बच्चों 33.3, वही आपका क्या है बच्चों आंसर। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, आपको एक रिएक्शन दी गई है, क्या CO गैसियस प्लस आपके पास है H2O गैसियस, और दिस इज गोइंग टू योर CO2 गैसियस प्लस H2 गैस। तो अब देखिए आपको पूछा गया है डेल्टा S नॉट ऑफ सिस्टम पूछिए, राइट। सिस्टम पूछिए, आपको क्या क्या गिवन है, अगर आप देखो क्वेश्चन में तो आपको डेल्टा H नॉट गिवन है, ठीक है। एंथैल्पी चेंज गिवन है इस रिएक्शन का, दैट इज 2700 जूल, और आपको डेल्टा S नॉट ऑफ यूनिवर्स गिवन है। तो यूनिवर्स का कितना दिया हुआ है 45 जूल पर केल्विन। अच्छा, और ये दिया गया भाई ये रिएक्शन जो हो रही है अपनी, ये बच्चों कितने पे हो रही है 300 केल्विन, और आपकी 1 बार पे ये आपकी रिएक्शन हो रही है। तो आपकी क्या कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है। आपको एक बात पता है, अगर आपको सिस्टम की चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि भाई डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी डेल्टा एस ऑफ क्या सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस ऑफ आपकी बच्चों सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं सराउंडिंग की निकालूंगा सिस्टम की निकल जाएगी। तो अगर आप सराउंडिंग की निकालोगे तो क्या होगा अपना डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का आपका हो गया बच्चों माइनस डेल्टा क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, ठीक है। अब क्यू सिस्टम आप कैसे निकालोगे, क्यू सिस्टम हम कहां से निकाल सकते हैं, अपने को पता है यार कि डी क्यू नहीं बच्चों डी एच इक्वल टू आपका डी क्यू प्लस वीडीपी, ये लिख सकते हैं हम इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। और अगर आप देखो वीडीपी, तो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो आपका डीपी क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो आप ये कह सकते हो कि यार आपका जो डेल्टा एच होगा वो बराबर होगा बच्चों डेल्टा क्यू के, ठीक है। तो क्यू अपना कितना है जो डेल्टा एच गिवन है, तो 2700 क्या है बच्चों, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये 2700 आप इसको क्यू भी, क्योंकि एच के बराबर है तो हमने यहाँ पे 2700 डाल दिया, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300, तो बच्चों ये आ गया आपका -9, ठीक है। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका आ गया है -9 जूल पर केल्विन। अब आपको निकालनी है किसकी, आपको निकालनी है सिस्टम की। तो भाई यूनिवर्स की है 45 माइनस आपकी सराउंडिंग की कितनी है -9, तो ये हो गया बच्चों 54 और आपका जूल पर केल्विन। तो यही हमें निकालना था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 54 आपका आंसर होगा। अब बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई आपको कितनी 7 रिएक्शंस दी गई हैं और पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस में CO2 गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 1 को, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है आपकी साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ पे बच्चों एसिटल लिंकेज है, और आपका C डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका एक एस्टर है। आपने क्या करवाया इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस, राइट, एक्सेस में करवाया, और फिर इसने आपने इसको हीट कर दिया। देखिए आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपके पास जो एसिटल है दोबारा बच्चों कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, राइट, वो आप कर सकते हो भाई H+ बनेगा, यहाँ पे OH- अटैक करेगा, तो बेसिकली आपका ये 2 मेथनॉल निकल जाएंगे, और आपके पास यू विल हैव इज कीटोन ओवर हियर, और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोलिसिस होगा, तो आपको दोबारा क्या मिलेगा बच्चों एक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, और आपका एल्कोहल जो है अलग हो जाएगा। अब इसको हीट करोगे तो बीटा कीटो है ना भाई, तो आपका ये जो ग्रुप है तो अल्फा बीटा कीटो मिल गया, तो बच्चों आपकी CO2 क्या होगी निकल जाएगी, तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस CO2। तो ऑप्शन 1 में लिबरेट हो रही है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड, यहां पे OH और इस पोजीशन पे CH2OH। इसका क्या करवा रहे हैं पहले ये H+ KMnO4, राइट, एक्सेस, और फिर हमने इसको करवाया बच्चों हीट। क्या करवा रहे हैं हम, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों कार्बोक्सिलिक, ये आपका डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है, और ये आपका कीटोन बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, आपका ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड हो मिलेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे आपको बच्चों मिलेगा कार्बोक्सिलिक। अगर कार्बोक्सिलिक यहाँ पे बन गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवा दीजिए,
ठीक है भाई, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड तो नहीं टूटेंगे, लेकिन ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, दो OH आएंगे, वाटर निकालिए, डबल बॉन्ड हो। अच्छा, अब ये बीटा कीटो है क्या, बिल्कुल ये अल्फा बीटा, दोबारा CO2 निकल जाएगी, तो यहां से भी CO2 बच्चों क्या है, मुझे मिल रही है ना, सिमिलर केस है। अच्छा, अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में आपके पास एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपके पास एक एस्टर है, C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे भी आपके पास एक एस्टर है। अच्छा, इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया है पहले और फिर उसको क्या हीट किया है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, आपका थैलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, इसको हीट करोगे तो आपको सिंपल एक अनाइड्राइड मिलेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बच्चों, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकल रही है, C डबल बॉन्ड O प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका ये तो क्या बन गया बच्चों, थैलिक एनाइड्राइड बन गया है ना, तो ये आपका क्या नहीं है, यहाँ पे CO2 लिबरेट नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। चलते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 4, जो फोर्थ वाली दी गई है उसमें क्या होगा देखो, तो अगर आप ऑप्शन 4 देखो तो ऑप्शन 4 में क्या है, आपको कार्बोक्सिलिक दिया है, ठीक है, और आपके पास N सैचुरेशन है किस पे, बीटा गामा पोजीशन पे, ये वाला देता है क्या, आई थिंक ये वाला कुछ लोगों का गलत हो गया होगा, तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसका नहीं हुआ होगा, है ना, तो आज के बाद तो किसी का नहीं होना चाहिए, याद रखना बच्चों। तो अगर आपके पास भाई अल्फा बीटा गामा, अगर आपके पास बीटा गामा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेशन है, तो भी आपकी CO2 लिबरेट होती है, कैसे होती है, आप एक केस ले लीजिए, मान लीजिए भाई C डबल बॉन्ड C H2 R C डबल बॉन्ड OH, तो आपकी अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा पे क्या बच्चों अनसैचुरेशन है, तो यहां से कैसे आपकी CO2 लिबरेट होती है, देखिए कैसे कीजिए आप, R C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, आपका ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होता है, ये वाला इधर और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बेसिकली यहां से आपको CO2 मिल जाएगी, ठीक है भाई, तो ये वाला जो है तो आपकी एक 6 मेंबर साइकिल ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है ना, 6 MCTS, तो ये आपकी CO2 निकल गई यहां से, और बाकी जो बचा है बच्चों, तो यहां से आपकी CO2 तो क्या है ना, तो CO2 को इस तरीके से हमें यहां से बच्चों मिल जाएगी, ठीक है, जो बनेगा वो आप बना ही सकते हो, क्या बचेगा आपके पास RC, इधर हो गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये आपके पास बच्चों इस केस में क्या है बच जाएगा। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर 5, अगर आप ऑप्शन 5 को देखो तो क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन 5 में आपको दिया हुआ है एक अनाइड्राइड, तो आपके पास साइक्लिक अनाइड्राइड है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसका आप अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, करवा दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, भाई ये वाला अनाइड्राइड आपका टूट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, इस वाले कार्बन से शुरू करते हैं, C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद 1 2 3, 3 कार्बन फोर्थ पे जाके, तो 1 2 3 और फोर्थ पे जाके आपको दोबारा C डबल बॉन्ड OH, ये मिलेगा आपको। अच्छा बच्चों, अगर इसको आप हीट करोगे तो आपको दोबारा अनाइड्राइड ही मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका बेसिकली C और ये, और आपको कुछ इस तरह से दोबारा क्या है बच्चों, यहाँ पे एक आपको अनाइड्राइड ही मिलेगा, जो आपका ऑलरेडी था आपको वही मिल जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, आपने भाई एस्टर हाइड्रोलिसिस किया, दोबारा हीट कर दिया, तो अनाइड्राइड तो मिलेगा दोबारा, तो ये तो है क्योंकि 6 मेंबर बन रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, तो ये वाले में आपको CO2 नहीं मिलेगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की, तो अगर आप ऑप्शन नंबर 6 देखो तो ऑप्शन नंबर 6 में क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 6 में आपके पास है कुछ ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे अगेन C डबल बॉन्ड O CH3, हाइड्रोलिसिस करोगे सारा सेम है, हाइड्रोलिसिस करोगे C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगर हम देखें तो ये क्या हो गया अब आपका, और अब आप क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे हीट कर रहे हो, यहाँ पे नहीं है, ये वाला आपका यहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये वाली पोजीशन अल्फा है, ये वाली बीटा है, तो बीटा कीटो है, तो दोबारा इसमें बच्चों अगर हीट करोगे तो आपकी CO2 गैस निकल जाएगी, और आपको क्या मिलेगा, इस पोजीशन से आपका C डबल बॉन्ड OH बच्चों अटैच हो जाएगा, तो इस वाले केस में भी आपको क्या मिलेगी बच्चों, CO2 गैस लिबरेट होगी। एक लास्ट ऑप्शन अपना बचता है ऑप्शन नंबर 7, अगर ऑप्शन 7 में आप देखो तो एक ओजोनोलिसिस का केस है, ठीक है, आपको एक अल्कीन दिया हुआ है, साइक्लोअल्कीन ये है आपके पास, आपने पहले इसमें कौन सा करवाया है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया है, फिर आपने उसको हीट किया है, जैसे ऑक्सीडेटिव करवाओगे बच्चों क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वहां पे भी OH OH लगेगी, तो बेसिकली आपको 1 2 3 4 5 6, तो आपकी बेसिकली 6 मेंबर्ड एक, तो हमने कहा क्या मिलेगी,
तो आपके पास 6 मेंबर होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, और आपका एक और C डबल बॉन्ड OH, कुछ ये मिलेगा। अब अगर आप इसको हिट करोगे, अब आपको नाइट्राइट नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपकी 7 मेंबर बन जाएगी। भाई 6 तो ऑलरेडी कार्बन है और एक आपको ऑक्सीजन भी आएगा, तो यहाँ पे बच्चों जब आप इसको हिट करोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे अनाइड्राइड नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका CO2 और H2O लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको हिट करोगे तो CO2 और H2O आपका लिबरेट होगा, तो एक CO2 H2O लिबरेट हो गया तो कितने कार्बन बचेंगे, आपके पास 5 कार्बन बचेंगे। तो बेसिकली आपका बच्चों क्या बनेगा, आपका साइक्लोपेंटेनॉन यहाँ पे बन रहा होगा। अगर इससे एक एक्स्ट्रा कार्बन वाली आप लेके बनाओगे, है ना, एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, सेम रहने दीजिए, उसको हीट करोगे तो CO2 H2O और आपको 6 मेंबर की दोबारा आपको साइक्लोहेक्सेनॉन मिल जाएगा। तो अगर 6 की रिंग बन रही होती है इस तरह से तो हम बना देते हैं नाइट्राइड, लेकिन 6 की नहीं बन रही है, 7 की तो अनस्टेबल है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे CO2 H2O और आपका क्या बनेगा, साइक्लोपेंटेनॉन। तो आपको किस किस में मिला, ऑप्शन नंबर 1 में मिला, ठीक है, 2 में भी मिला, 3 में नहीं मिला, 4 में मिला, 4 में मिला, 5 में नहीं मिला, 6 में मिला और 7 में मिला। तो टोटल आपको 5 जगह बच्चों CO2 आपकी लिबरेट हुई। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया कि भाई इनमें से किन किन को NaOH एंड NaHCO3 दोनों से सेपरेट करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है NaOH से सेपरेट हो रहा है और NaHCO3 से नहीं हो रहा है, बाइकार्बोनेट से भी सेपरेट होना चाहिए और आपका NaOH से भी सेपरेट होना चाहिए। तो अगर हम इनको सेपरेट करने जाएंगे तो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6, तो दोनों से होना चाहिए, बाय बोथ NaOH एंड NaHCO3। तो पहला ऑप्शन बच्चों आपके पास जो है वो है आपके पास फिनोल एंड आपके पास है बच्चों क्या, है ना, ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे करेंगे भाई, NaOH के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, भाई फिनोल भी देगा, कार्बोनिल तो और स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे, हमें क्या करना है, NaOH के साथ कौन कौन देगा ये पता करना है और NaHCO3 के साथ कौन कौन देगा। भाई ये एक अपना बेस है, ठीक है, हम एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगर तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, कोई एक अपना, आप ये समझिए कि इसकी से रिएक्शन हुई, अगर NaHCO3 की इससे रिएक्शन करवानी है तो इसका जो कॉन्जुगेट है, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है क्या है, H2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी तो वो H देगा, ये H2CO3 बनाएगा, ठीक है, और ये अपना सोल्ट बना लेगा। तो H2CO3 जब बनेगा तो H2CO3 भी एक एसिड है, अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रिएक्ट करने वाले से ज्यादा रही तो बच्चों रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एसिड रिएक्ट कर रहा है वो H2CO3 से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बनेगा क्या बनेगा, H2O। तो आपका जो एसिड है वो H2O से क्या होना चाहिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो H2O से वीक कौन से होते हैं, अपने अपने कौन से होते हैं बच्चों, अल्कोहल्स होते हैं। तो फिनोल तो आपका क्या है बच्चों, H2O से स्ट्रॉन्ग है ही, है ना। और लेकिन फिनोल जो है, और इससे स्ट्रॉन्ग कौन कौन है, H2CO3 से, फिनोल नहीं है। जब फिनोल पे आप 2 नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो, अगर आप फिनोल पे 2 नाइट्रो लगाओगे या 3 लगाओगे तब जाके, है ना, पिक्रिक एसिड की बात कर लो आप, या फिर 2 नाइट्रो लगाओ, उस वो ज्यादा एसिडिक है। लेकिन फिनोल नॉर्मली आपका क्या बच्चों, फिनोल आपका नहीं है ज्यादा एसिडिक H2CO3 से। तो NaOH के साथ तो दोनों टेस्ट आपके दे देंगे, तो दोनों टेस्ट दे देंगे तो आपका क्या सेपरेट हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा सेपरेट, है ना। एक को टेस्ट देना है, एक को नहीं देना है। दूसरा वाला अगर आप देखो CCOH, है ना, इथेनॉल है और आपके पास है बच्चों एसिटिक एसिड। अच्छा, एथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, भाई एसिटिक एसिड NaOH की बात करते हैं, NaOH के साथ ये टेस्ट नहीं देगा, इस बार अल्कोहल आ गया है, अल्कोहल आपके वाटर से क्या है बच्चों, वीक एसिड है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक, तो NaOH के साथ ये देगा, ये नहीं देगा, सेपरेट हो जाएंगे। NaHCO3 ये तो जब वाटर से ही वीक है तो H2CO3 से वीक है ही है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग है तो ये दे देगा। तो ऑप्शन 2 बच्चों सेपरेट हो जाएगा दोनों से। ऑप्शन नंबर 3 की आप बात करोगे तो आपके पास क्या है, CH2OH, है ना, ये फिनोल नहीं है भाई, अल्कोहल ही है। तो आपके पास एक अल्कोहल है और दूसरा क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक है, सेम केस है, तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। एक आपके पास पिक्रिक एसिड है और एक आपके पास क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक है। तो एक आपके पास बेंजोइक एसिड है और दूसरा आपको जो दिया गया है वो आपके पास क्या है बच्चों, पिक्रिक एसिड है। हमने अभी बात की है पिक्रिक एसिड आपका जो है वो आपका H2CO3 से बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों टेस्ट दे देंगे इस केस में। भाई एक को देना एक को नहीं देना तभी डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो ये वाला क्या है बच्चों, आपके H2CO3 से मतलब NaHCO3 से दोनों रिएक्ट करेंगे और NaOH के साथ भी दोनों रिएक्ट करेंगे, तो इस वाले को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब तक ये दोनों सेपरेट हुए हैं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 5 की,
तो ऑप्शन नंबर 5 में एक तो आपका पिक्रिक एसिड ही है, ठीक है, तो एक तो आपका यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, इस वाले ऑर्थो पे भी NO2 है, और एक आपके पास फिनोल है, एक आपके पास क्या है बच्चों, फिनोल है। अच्छा, तो अगर हम देखें तो NaHCO3 के साथ ये नहीं देगा टेस्ट, है ना, ये दे देगा टेस्ट, है ना, पिक्रिक आपका क्या H2CO3 स्ट्रॉन्ग, हमने भी बात की। अच्छा, अगर हम बात करें NaOH की तो NaOH भी दोनों के साथ दे देगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, तो अपना उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें केवल 2 ही मिले हैं जो बच्चों क्या है, जिनको सेपरेट कर सकते हैं, तो छठे का आंसर आपका होना चाहिए 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आपका आंसर हो गया 2। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान है, ठीक है, इसमें आपको एक लंबी सी सीक्वेंस दे दी गई है रिएक्शंस की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। आपको बोला गया है भाई इसमें मॉलिक्यूलर वेट का सम बताओ, किस किस का, एक ऐसे कंपाउंड का जिसका आयोनाइजेशन आइसोमर जो है वहीं पे प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब इस रिएक्शन सीक्वेंस में प्रेजेंट होना चाहिए, तो आयोनाइजेशन आइसोमर शुड बी प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस एज वेल एज द अनदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट वी नीड टू टेक इज योर where oxidation number of cobalt is changing, right? तो अगर आप देखो तो जब आपकी क्वेश्चन नंबर 7 पहले COBr2 कोबाल्ट आपका बच्चों किसमें है, +2 में है, +2 से वो पहली रिएक्शन करवाने के बाद किसमें गया है, CO NH3 5H2O और Br3, भाई 3 माइनस, तो कॉम्प्लेक्स पे आया आपका 3 प्लस चार्ज, +3 यहाँ पे आएगा, ये इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो कोबाल्ट पे कितना आ गया बच्चों, +3 चार्ज आ गया है, तो +2 से +3 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का चेंज हुआ है, तो एक तो हमें इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट लेना है, राइट, क्लियर है। दूसरा बोला है जहां पे आयनाइजेशन आइसोमर प्रेजेंट हो उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो अगर आप देखो जब इसकी इन्होंने क्या है 2 रिएक्शन करवाई, एक Ag2SO4 के साथ, एक H2SO4 के साथ, तो जो ये Ag2SO4 वाला कॉम्प्लेक्स है क्या है, CO NH3 5Br SO4, ठीक है, और यहां पे कुछ बना, ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे करवाई है, BaBr2, और क्या बना है आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है CO NH3 5, ठीक है, सल्फेट है, और अगेन आपका ब्रोमीन है, ठीक है। अब देखिए ब्रोमाइड है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर क्या, ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन है, क्या होता है भाई, आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर जो आपके हैं, है ना, उनका क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, यहां से कोई अंदर जाना चाहिए और अंदर से बाहर आना चाहिए, तो यहां पे आप देखो सल्फेट है, अंदर में आपके पास क्या था, ब्रोमाइड था, तो आपका सल्फेट इस बार अंदर आ गया और ब्रोमाइड आपका बच्चों बाहर चला गया है, तो हुआ है ना एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, तो एक्सचेंज अगर हुआ है तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमर आपका हो जाएगा, तो एक हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है ना, और आइसोमर तो नहीं, सब कुछ सेम है दोनों में, आइसोमर है और एक्सचेंज हुआ है तो ये आपका आयोनाइजेशन है, तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर वेट का सम करना है बच्चों, इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट का सम आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, आइडेंटिफाई ही करना था, तो अगर आप सम करने जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट का आपको सब दिया हुआ है ना भाई, ब्रोमीन का कितना है, सल्फर का कितना है, सब दिया हुआ है, तो आप करोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 722, ठीक है, तो 722 आपका आंसर आएगा, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर इस केस में हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना यार, ना ये तो बच्चों वाली चीजें हैं। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा गया है, कुछ अंडरलाइंड आपके क्या है, आपकी कुछ 3 रिएक्शंस हैं, तो पहली है CuSO4 कॉपर अंडरलाइंड है, और एक्सेस KCN के साथ क्या कर रहा है बच्चों, रिएक्ट कर रहा है, तो जो भी बनेगा उसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा हमें वो बताना है, ठीक है, तीनों में सम करना है। तो अगर आप देखो यहाँ बच्चों क्या बनेगा, तो यहाँ पे पहले क्या बनता है अपना बच्चों, पहले ही रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है CuCN ट्वाइस प्लस बच्चों आपका बनेगा K2SO4, ठीक है, फिर ये आपका चला जाता है Cu2CN ट्वाइस, ठीक है, ये आपका क्यूब प्लस में चला जाता है, और आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, क्यूब प्लस में चला जाता है ये, और फाइनली KCN के साथ रिएक्ट करके ये आपका जो बनाएगा वो आपका होगा K3CuCN4, ठीक है, ये बनाता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी साइनोजन गैस बच्चों क्या हो जाएगी आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ये +1 में आ गया है, तो +2 से किस में आ गया बच्चों, ये +1 में आ गया है। ऑप्शन बी की बात करोगे आप तो आपके पास क्या है CuSO4 है ना, एक्वियस है, प्लस ये पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस है, क्या होगा भाई इसमें नाइट्राइड जो है ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करता है कोबाल्ट को, ठीक है, तो ये जाएगा आपका +3 में, तो आपके पास जो बनता है वो बनेगा CONO3 6
प्लस आपको जो मिलेगा वो NO2 माइनस, जो आपका खुद बच्चों किसमें चला जाएगा, NO में चला जाएगा। तो इसको लेके चला गया है +3 में और खुद का हो गया है रिडक्शन, तो ये हो गया +3 में। ऑप्शन नंबर सी की बात करोगे आप तो Mn आपका बच्चों किसमें है, +2 में है, प्लस आपका IO4 माइनस है, आयोडीन आपका +7 में है। सीधी सी बात है, ये रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके इसको किसमें ले जाएगा, +7 में लेके जाएगा, तो और खुद चला जाएगा 0 में। ठीक है, इसको +1 में लेके जाएगा बच्चों। तो अपने पास क्या आ गया, अपने को तीनों का सम बताना है। तो यहाँ पे गया अपना कोपा +1 में, कोबाल गया +3 में और मैग्नीज गया +7 में। तो ये कितना हो गया, 7 3 10 और 1 11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 11। अब हम चलते हैं अपने फाइनल सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 4। उसमें आपके पास क्या बच्चों, 2 मैट्रिक्स मैच है, एक ऑर्गेनिक का एक इनऑर्गेनिक का है। तो चलते हैं पहले मैट्रिक्स मैच की तरफ। पहला वाला आपका क्या है, इधर आपको कुछ पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इधर दिए हुए हैं कि भाई किन से डिफरेंशिएट उनको कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बाय। तो देखिए यार, तो क्या क्या दिया हुआ, अगर आप देखो डिफरेंशिएट करने वाले ऑप्शंस, तो आपका पहला वाला टोलन है, ठीक है, टोलेंस टेस्ट है ना, Ag अमोनिकल AgNO3 है। दूसरा वाला आप देखो तो वो क्या है बच्चों, है ना, 2,4-DNP टेस्ट है, जो अपना क्या देता है, कीटोन और एल्डिहाइड के साथ देता है। अमोनिकल AgNO3 की आप बात करोगे तो वो कैसे दे सकते हो, एल्डिहाइड के साथ देता है। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ देता है, लेकिन आपका जो एल्डिहाइड है वो आपका एरोमेटिक भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है बच्चों, आपका एलिफेटिक भी हो सकता है। तीसरा वाला जो है आपका वो आइडोफॉर्म टेस्ट है, NaOH आइडोफॉर्म को क्या चाहिए आपको, आइडोफॉर्म को ये वाला आपका C≡O चाहिए या फिर इधर OH भी चलेगा। तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आप फोर्थ की बात करो क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन दिया हुआ आपको। ठीक है, फेलिंग आपका ध्यान देने की बात ये कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देता है, एरोमेटिक के साथ देता है। लूकास रीजेंट की आप बात करोगे बच्चों, 3 डिग्री में फास्टेस्ट है, 1 डिग्री के साथ बच्चों वो क्या है, बहुत लेट उसमें क्या है पीपीटी अपनी आएगी। तो वो अल्कोहल के लिए बेसिकली, लेकिन वो देता तो है सबके साथ। तो लूकास किसके लिए है बच्चों, अल्कोहल के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने बात की कि कौन किस किस के साथ टेस्ट बच्चों देता है। अब हम फटाफट देखते हैं कौन कौन से पेयर आपको दिए गए हैं। तो पहला पेयर अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, HCHO, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और आपके पास है बच्चों क्या, एसिटल्डिहाइड। अच्छा, तो क्या हम इसको टोलन से कर सकते हैं क्या, किससे करना है अपने को, टोलेंस टेस्ट से करना है। ठीक है, तो टोलेंस तो क्या है बच्चों, टोलेंस आप दोनों टेस्ट दे देंगे ना यार, दोनों क्या है मेरे एल्डिहाइड है। टोलेंस से सेपरेट नहीं, सेपरेट करना है, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। 2,4-DNP दोनों एल्डिहाइड है, 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेंगे। आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म में आपका क्या है बच्चों, आइडोफॉर्म में इधर तो मेरे पास है ये वाला COCH3 जो चाहिए था, इधर नहीं है, तो आइडोफॉर्म से सेपरेट हो जाएंगे। तो R ऑप्शन इसमें आएगा। फेलिंग दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है, दोनों देंगे। लूकास दोनों में अल्कोहल नहीं है, दोनों नहीं देंगे। तो केवल किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके बच्चों, आइडोफॉर्म से। आप B को देखोगे, आपके पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है और आपके पास बच्चों एक कीटोन है। अच्छा, पहला पढ़ते हैं, है ना, टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट बच्चों देगा क्योंकि वो कीटोन के साथ नहीं देता है, P देगा। 2,4-DNP एल्डिहाइड कीटोन दोनों साथ देता है, नहीं सेपरेट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आइडोफॉर्म बच्चों, आइडोफॉर्म आपका क्या है, इधर देखो COCH3 वाला ग्रुप है, इधर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका आइडोफॉर्म भी हो जाएगा। फेलिंग, फेलिंग से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेलिंग आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देता है, एलिफेटिक के साथ देता है, तो फेलिंग नहीं कर पाएगा। लूकास बच्चों अपने पास कहीं पे, है ना, दोनों ही क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों P एंड R। आप बात करोगे तीसरे ऑप्शन की, तो आपका एक है एसिटल्डिहाइड और दूसरा आपका है बच्चों क्या, प्रोपेनॉन, है ना, तो ये आपका कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। अच्छा, टोलन के साथ तो देंगे ही, हमने बात की कीटोन साथ देता है, एल्डिहाइड टोलन देता है। 2,4-DNP दोनों रिएक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आइडोफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इधर भी वो ग्रुप है, इधर भी वो ग्रुप है, आइडोफॉर्म नहीं होगा। फेलिंग सॉल्यूशन बिल्कुल ये देगा, कीटोन नहीं देगा, इस बार फेलिंग हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं हुआ था, एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये कैसा है बच्चों, एलिफेटिक, एलिफेटिक देते हैं। लूकास रिएजेंट दोनों ही रिएक्ट नहीं करेंगे, आपका हो गया PS। आप बात करोगे ऑप्शन डी की, आपको दिया गया है 3 डिग्री अल्कोहल और आपके पास है बच्चों एसिटल्डिहाइड। अच्छा, शुरू करते हैं, टोलन दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, तो टोलन आपका देगा, तो P आपका होगा। 2,4-DNP, 2,4-DNP में एल्डिहाइड है, इधर अल्कोहल है, अल्कोहल 2,4-DNP नहीं देते हैं, Q से भी सेपरेट होगा। आइडोफॉर्म ये देगा, ये नहीं देगा अगेन, तो आइडोफॉर्म में आपके पास S, क्योंकि आइडोफॉर्म में आपको बच्चों ये वाला ग्रुप चाहिए। अच्छा,
मतलब आपका आइडियल फॉर्म बच्चों ध्यान रखना ये वाला भी देता है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, आपको है ना H चाहिए आपको, है ना, केवल आपके यहाँ पे H यहाँ पे आपके पास नहीं है, सारे क्या बच्चों CH3 है, तो वो इसलिए ये वाला नहीं दे पाएगा, तो आइडियल फॉर्म ये वाला दे देगा। फेलिंग सॉल्यूशन ये वाला देगा, अगेन अल्कोहल तो फेलिंग देते ही नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया बच्चों, तो आपका ये क्या हो गया, बिल्कुल SB, अच्छा R तो हम भूल गए हैं ना, R भी होगा S भी होगा, R आपका क्या था बच्चों, R आपका आइडियल फॉर्म में देगा, S फेलिंग भी आपका देगा, T ये आपका अल्कोहल है, वो आपका एल्डिहाइड अल्कोहल देंगे, हमने अभी बात की, तो T भी होगा, तो इस वाले ऑप्शन में बच्चों सारे क्या टेस्ट ये दे रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ बहुत भारी था नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और इसमें आपको क्या बताना है कि भाई आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो कैटायनिक पार्ट है, उनमें एनायनिक पार्ट है, आपको बताना है भाई कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पैरामैग्नेटिक है या नहीं दोनों, और आपके कैटायन में क्या है, पाई बॉन्ड है या नहीं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर मैट्रिक्स मैच टाइप 2 की, और टाइप 2 में आप बात करोगे तो पहला वाला देखिए अब, तो आपका ऑप्शन ए क्या है बच्चों, NOBF4, तो ये क्या है भाई आपका NO+, ठीक है, बना भी सकते हो, ये आपका NO+, और आपका उधर क्या है BF4-, ठीक है, तो BF4- आपका क्या है, अच्छा अब ऑप्शन देखते हैं, टेट्राहेड्रल कैटायन, नहीं भाई कैटायन आपका टेट्राहेड्रल बच्चों यहाँ पे नहीं है, टेट्राहेड्रल आयन ये तो है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा ना भाई, ये तो देख पा रहे हो ना भाई, आपके पास क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो है ना sp3 हो जाएगा, टेट्राहेड्रल है ये हो गया आपका S हो गया। पैरामैग्नेटिक कैटायन, अच्छा यहाँ पे आप अगर काउंट करो तो आपके कितने बच्चों, ऑक्सीजन का आपका होता है 8 प्लस नाइट्रोजन का 7, एक प्लस चार्ज लग गया तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो आपके 7 + 7 कितने बचे 14 को आप MOT से देखोगे तो आपका क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 8 हो चुके हैं, और अब आपके बच्चों क्या आएंगे, 14 की बात हम कर रहे हैं, π2px और आपके π2py दोनों डीजेनरेट, दोनों में 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर आपके पास आएगा सिग्मा 2pz 2 यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे क्या है आपका, और 14 मैं भर चुका हूँ, 14 भरने के बाद मेरे पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है, तो ये गलत है। पैरामैग्नेटिक बच्चों क्या, एनायन। अच्छा देखो भाई अगर आपका इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपके पास बोरॉन था, ठीक है, बोरॉन था मतलब बच्चों 1s2 2s2 2p1 था, तो इसको ऐसा बनाते हैं, ये आपके p वाले थे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा जब, तो क्या होगा भाई, sp3 के लिए इसको 1s 3p चाहिए, तो आपका ये चला गया इधर, ठीक है, और आपका एक जो एनायन आया है माइनस, ऐसे समझ लीजिए, या तो है ना F- ही आया है, या उसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, एक आपके पास यहाँ पे माइनस की वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, अब जो 4 F आ रहे हैं वो चारों से बना लेंगे एक एक करके, तो आपके पास पैरा कैसे बचेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपके पास पैरामैग्नेटिक यहाँ पे बच्चों नहीं बचेगा, तो ये भी डायमैग्नेटिक है, तो अब तक एक ही ऑप्शन आया है क्या, कि भाई आपका एनायन टेट्राहेड्रल है, पाई बॉन्ड इन कैटायन, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड तो मुझे दिख ही रहा है NO+ में, ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो है, तो आपका ऑप्शन नंबर टी भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, क्या है दूसरा, NH4 twice NiCl4, हम बात कर रहे हैं बी की, बी क्या है NH4 twice और आपका क्या है बच्चों NiCl4, तो भाई आपका इधर कैटायन क्या है NH4+ और आपका एनायन क्या है NiCl4 2-, अगर आप NH4+ देखो, ठीक है, तो आपके वही केस है जो अपना पहले हुआ है NHHHH+, ठीक है, तो इसमें भी बच्चों क्या है ये भाई, अगर प्लस नहीं होता तब अगर मान लो NH3 टाइप का होता, अब मान लो कि आपका NH4+, तो आप एक भाई इसमें 7 थे +4 हाइड्रोजन 11 है ना -1 10, अच्छा ये भी आपका क्या है सेम केस है, इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा, कैटायन, कैटायन टेट्राहेड्रल है, सही बात है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कैटायन टेट्राहेड्रल, ये ऑप्शन आर में है। एनायन की बात करते हैं, क्या ये टेट्राहेड्रल है, निकल का ग्राउंड स्टेट में लिखोगे आप तो वो होता है 4s2 3d8, निकल पे +2 चार्ज एसके गए, ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा तो आपका इनर्जी यूज नहीं होगा, आपका क्या होगा बच्चों टेट्राहेड्रल ही होगा, sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आपका क्या है एनायन टेट्राहेड्रल है, आपका ऑप्शन नंबर एस भी सही है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की अगर आप बात करने जाओगे, क्या पूछा है पैरामैग्नेटिक एनायन,
पाई बॉन्ड्स इन कैटायन है क्या बच्चों? नहीं, पाई यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं आपके सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे हैं। अच्छा, NiCl4 में Cl क्या आपका वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, इसने पेयरिंग कराई नहीं 3D8 में, तो 3D8 में पेयरिंग नहीं हुई है तो आपका क्या होगा बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, तो आपका एनायन क्या है, पैरामैग्नेटिक है, तो ऑप्शन क्यू भी यहाँ पे आपका आएगा। बात करें हम सी वाले की, आप सी की बात करने जाओगे, सी है आपका सीजियम डाइऑक्साइड। अच्छा, तो आपके पास है CsO2, तो बेसिकली CS आपका अल्कली वाला है, तो अल्कली अर्थ मेटल्स बच्चों क्या हो जाएंगे, नहीं अल्कली मेटल्स आपके ये प्लस में जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे O2 माइनस है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड, तो क्या होगा। अच्छा, कैटायन की बात कर लेते हैं, तो टेट्राहेड्रल जैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस बार, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक की बात करोगे तो CS प्लस तो आपका नोबल मेटल चला गया ना, तो इधर कुछ पैरामैग्नेटिक आपका है नहीं। O2 माइनस में आप देखोगे भाई 8 8 16 और एक 17 है, तो 100% पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो एनायन आपका पैरामैग्नेटिक है, तो क्यू ऑप्शन हो जाएगा। पाई बॉन्ड्स इन कैटायन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ओनली क्यू विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी की बात करते हैं, CO H2O4 और बच्चों आपका COCl4, ठीक है, तो क्या होगा आपका इस वाले में 2 प्लस, इसमें 2 माइनस, -2 राइट, तो आपका कैटायन कैसा है, कैटायन आपका इस बार अच्छा क्या ही टेट्राहेड्रल होगा, पहले ये बातें भी करनी है और हमें पाई बॉन्ड्स की बातें करनी है, ठीक है। तो अपना अगर इसकी बात करें COCl4, तो कोबाल्ट का यहाँ पे क्या बच्चों, दोनों में +2 में है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी बात करोगे ग्राउंड स्टेट में होता है 4s2 3d7 और +2 किया, S वाले गए, D7 बचा। अब D7 बचा, क्या हम D7 में ये क्या है बच्चों, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, sp3 टेट्राहेड्रल मिलेगा, पेयरिंग नहीं होगी, तो आपके क्या है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है ना भाई, 7 हैं तो वैसे भी अनपेयर्ड तो रहने ही है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका टेट्राहेड्रल है एनायन, S आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक है एनायन, Q भी आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो नॉर्मली अपना क्या होता है, वही बात 4s2 3d7 ग्राउंड स्टेट, 2 प्लस लगाया, ये गए, आपके पास बचता है 3d7 में आप S2 है बच्चों, कोबाल्ट 2 प्लस S2 आपका वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करवा पाओगे, तो आपका बच्चों पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, और आपका sp3 ये भी रहेगा, तो आपका पैरामैग्नेटिक कैटायन और आपका बच्चों क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल कैटायन। तो PQRS आएंगे। पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कुछ है नहीं भाई, चारों H2O जो हैं, जो लिगेंड अपने यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, वो तो सारे सिग्मा ही है ना भाई, ये कोबाल्ट ये H2O ने अपने चारों ने इस तरह से इसको दिए, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं। यहाँ पे बच्चों अपना समाप्त होता है पेपर 1 का डिस्कशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स जो है बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करके आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।